आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी तरफ से ये प्यारा सा उपहार। रोली ने आपके लिए अपने हाथों से जन्मदिन का केक बनाया है। जतिन ने अपनी मम्मी रंजना जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। केक देखकर रंजना जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उन्होंने उड़ती नज़रों से केक को देखा और फ़ोन में व्यस्त हो गई। तभी छोटे बेटे हितेन का फ़ोन आया। मम्मी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने आपके लिए केक भिजवाया है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सामने बड़ा सा केक लिए लड़का खड़ा था। केक देखते ही रंजना जी का चेहरा दमकने लगा और वो खुशी से झूमने लगी। हाँ, एक तुझे ही तो पता है कि मुझे क्या पसंद है। उन्होंने हितेन को बहुत आशीर्वाद दिया। हितेन ने जिद करके वीडियो कॉल पर केक कटवाया। रोली के हाथों से बना केक एक तरफ ही रखा रहा। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है, पर अब रोली को भी आदत हो गई थी। उसकी सास रंजना जी हमेशा ऐसा ही व्यवहार करती थी। हितेन के तोहफों से खुश होकर उसके द्वारा दिए गए तोहफों की उपेक्षा कर देती थी और उसको बहुत आशीर्वाद देती। रंजना जी के दो बेटे हैं, जतिन और हितेन। दोनों बेटों की हैसियत में दिन रात का अंतर था। छोटा बेटा आईटीआई इंजीनियर था। उसका अच्छा खासा पैकेज था। वो मम्मी पर दिल खोलकर खर्च करता था। वहीं बड़ा बेटा सामान्य पढ़ा लिखा एक सेठ की दुकान पर नौकरी करता था। जतिन शुरू से ही पढ़ाई में होशियार नहीं था। कैसे भी करके उसने बीए कर लिया और दुकान पर काम पर लग गया। लेकिन छोटा बेटा हितेन पढ़ाई में होशियार और मेधावी छात्र रहा। वो खेल कूद में भी अव्वल था। उसने कितनी ही प्रतियोगिता जीत रखी थी और वो बोलने में भी तेज था। दिमाग में भी चालाकी भरी हुई थी। अपनी बातें मनवाने में वो शातिर था। रंजना जी के सामने वो अपनी मनमानी करता था। वहीं जतन शुरू से सीधा रहा था। वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करता था। माँ को आदर सम्मान देता था। जैसा रंजना जी कह देती वैसा ही कर लेता था। कभी किसी बात पर सवाल पूछना या मना करना उसने सीखा ही नहीं था। माँ की हाँ में हाँ रखता। हितेन एक तो छोटा था और उस पर वो कमाता भी बहुत था, इसलिए रंजना जी का चहेता बेटा था। वे उसे जतिन से ज़्यादा प्यार करती थी। जतिन की शादी रोली से हुई थी। रोली भी सामान्य पढ़ी लिखी पर बड़ी संस्कारी थी। वो रंजना जी की मन में सेवा करती थी, पर रंजना जी को फिर भी हमेशा शिकायत ही रहती थी। वो रोली को ताने दिया करती थी और उसके किसी काम से कभी खुश नहीं होती थी। उसके हर काम में उन्हें कमी निकालने की आदत लग गई थी। हितेन की शादी माला से हुई थी। माला अहंकारी और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे पति की कमाई का और अपने पिता के पैसों का बड़ा अभिमान था। बड़ी इटलाती थी और बात बात पर रोली का उपहास उड़ाया करती थी। उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। जब माला शादी होकर आई थी तो वो रोली की हर बात पर नज़र रखा करती थी। चील की तरह उसके हर काम पर नज़र रखती थी। क्या भाभी, चाय में दूध कम क्यों डालती हो? हमारे मायके में तो दूध में ही चाय बनती है। ऐसी चाय का तो कोई मुंह तक नहीं लगाता, फेंक कर मारते हैं। कभी कहती कि आप फल देने में कंजूसी क्यों करती हो? आपके हाथों में से एक फल तक नहीं छूटता। हमारे मायके में तो फलों की पेटियां आया करती हैं। सबका इतना मंथन भरा हुआ है कि अब ज़्यादा चाव भी नहीं रहता किसी फल का। देवरानी की बातें आराम से सुन लिया करती थी जेठानी। उसको जवाब नहीं देती थी। रंजना जी अपनी छोटी बहू की हर बात का समर्थन किया करती थी। उसकी हर बात सही ठहराती और रोली को वैसा ही करने को कहती जैसा कि माला कहती थी। रोली चुप हो जाती थी क्योंकि उसे अपने घर का खर्च चलाना था। क्योंकि हितेन तो बाहर नौकरी करता था। वो घर देखकर माला को अपने पास बुलाने की व्यवस्था कर रहा था और इतने दिनों में माला को वहीं पर रहना था। माला हर चीज़ में नुक्स निकालती थी, पर घर खर्च में हितेन और माला एक पैसा नहीं देते थे। इसलिए रोली अपने पति की कमाई के हिसाब से घर में खाने पीने की व्यवस्था करती थी। अपने पति की कमाई के हिसाब से वो हर काम करती थी। पति के देहांत के बाद घर रंजना जी के नाम पर हो गया था। अब वो उसकी मालकिन थी, तो रोली और जतिन को बार बार यही जताती थी कि किराए का मकान लेकर रहोगे तो पता चलेगा। आजकल किराया इतना बढ़ गया है, एक छोटे से कमरे का भी इंसान बस उसी का होकर रह जाए। तुम लोगों के किराए के पैसे बचते हैं, इसलिए उन्हीं पैसों से मुझे अच्छा खिलाया करो। ज़्यादा कंजूसी मत किया करो। अच्छा खाऊंगी पीऊंगी तभी 2 दिन चलूंगी।
अपने खर्चों में कमी कर दिया करो, लेकिन मुझे तो हर चीज़ भरपूर चाहिए। रोली कड़वा घूंट पीकर रह जाती थी। सास को उल्टा जवाब देना वह उचित नहीं समझती थी। आखिर उसके पति की कमाई रंजना जी से छुपी हुई नहीं थी। जो था सब उनके सामने था। रंजना जी हर मामले में अपने छोटे बेटे का पक्ष लिया करती थी, चाहे उसकी बात गलत ही क्यों ना हो, तब भी उसी की बात को सराहती थी। ये बात अलग है कि उनका बेटा हितेन उन्हें कभी अपने पास आने को नहीं कहता था। हितेन ने घर देखा, सारी तैयारियां की और घर आकर अपनी पत्नी को अपने साथ ले गया। वह और माला दूसरे शहर में रहने लगे थे, जो दीपावली और अन्य त्योहारों पर आया करते थे। दीपावली पर हितेन और माला तो आते थे, पर माला घर का एक काम ना करती और हितेन बाजार का एक काम ना करता। दोनों जने रंजना जी के लिए बस अच्छे और महंगे तोहफे ले आते। वो उन्हीं को देखकर खुश हो जाया करती थी। कभी साड़ी तो कभी शॉल, कभी पर्स तो कभी चादर। हर आने जाने वाले से हितेन के दिए तोहफे की तारीफ करती थी और बहू माला का गुणगान करती थी, क्योंकि वे 2 पैसे उन पर खर्च कर दिया करते थे और चापलूसी से काम लेते। सबसे कहती रहती, रोली और जतीन कभी कुछ नहीं देते हैं, हल्की साड़ी देकर टाल दिया करते हैं, जो कि मुझे पसंद भी नहीं। मेरे छोटे बेटे बहू ही मेरा ख्याल रखते हैं, महंगे तोहफे मुझे भेंट करते रहते हैं। भगवान ऐसा बेटा बहू सबको दे जो अपनी माँ से इतना प्यार करते हों। सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों से गुणगान करती नहीं थकती थी। दीपावली के दिन उन्होंने माला को अपने खानदानी जेवर पहनने को दे दिए, जिसे पाकर माला बहुत खुश हो रही थी, बड़ा मचल मचल के रही थी। उसने अपनी जेठानी रोली को कहा, देखो मम्मी जी मुझे कितना प्यार करती हैं, आपको तो आज तक कुछ भी नहीं दिया। भाभी आप जो सेवा करती हैं उसका कोई मोल नहीं। दुनिया में बस पैसों का मोल है। पैसों के बल पर किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। पैसा ही सबका बाप है। ये सुनकर रोली भी कहती है, माला तुम्हें गलत फहमी है। पैसों के बल पर नहीं बल्कि प्यार और सेवा से किसी का भी दिल जीता जा सकता है। यह तोहफे इंसान को खुश नहीं कर सकते। यह तोहफे भला कितने दिन टिके रहेंगे। सभी को अपनों का साथ और अपनापन चाहिए। अगर ये सब ना हो तो परिवार ही क्यों होते। रोली की बात सुन माला मुंह बनाते हुए कमरे में चली गई। रोली अपने काम में लगी रही। एक दिन रंजना जी बाथरूम में नहाते वक्त फिसल गई। उनको रीढ़ की हड्डी में काफ़ी चोट आई थी। एकदम से वो बिस्तर पर आ गई। उन्हें हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया था। उन्हें काफ़ी पीड़ा होती, जिसे देखकर रोली बहुत दुखी होती थी। उसकी चलती फिरती सास बिस्तर पर आ गई। उनके चलते फिरते हो घर में रौनक थी। रोली को बार बार यह बात सता रही थी। अपनी मम्मी को बिस्तर पर देखकर हितेन ने ऑफिस के काम का बहाना बनाया और जाने की तैयारी करने लगा। उसे लगा कभी मुझे और मेरी पत्नी को ही सब संभालना पड़ जाए। इसीलिए पतली गली से 9-2-11 हो गया। रंजना जी भी अब यह देख रही थी। तभी उन्होंने उसे टोका, तू तो रविवार को जाने वाला था, आज तो शुक्रवार ही हुआ है, 2 दिन और रुक जा, मेरे पास रह ले बेटा। मम्मी मैं रुक जाता, पर अचानक ऑफिस से फ़ोन आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा, ज़रूरी मीटिंग है जिसे अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नौकरी भी जा सकती है। हाँ मम्मी जी, अगर जाना ज़रूरी ना होता तो हम ऐसी हालत में आपको छोड़कर क्यों जाते। माला ने भी पति की बातों में बातें मिलाते हुए कहा। ये झूठ बोलकर हितेन माला को लेकर निकल गया और दोनों ने चैन की सांस ली। उन्हें जाता देख रंजना जी की आंखों में आंसू आ गए। उनके जाने से उनका दिल बहुत दुख रहा था। एक तो चोट की पीड़ा, ऊपर से हितेन भी चलता बना। वह अपने दुख को अपने मन में दबाकर बैठ गई। अगले दिन डॉक्टर ने हिदायत दी कि इन्हें बिस्तर से उठने भी नहीं देना है। इनके सारे काम बिस्तर पर ही होने चाहिए। अब इस उम्र में हड्डी ठीक होने में समय लगता है, इसीलिए जरा सी भी लापरवाही ना बरतें, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बस किसी भी तरह से मम्मी ठीक हो जाएं। आप समय पर इनका इलाज करते आते रहिएगा। और ये रही आपकी फ़ीस। यह कहकर जतीन ने फ़ीस हाथ में रख दी। डॉक्टर साहब, हम मम्मी जी की भर के सेवा करेंगे और आप इलाज करना। हमें मम्मी को पहले की तरह इस घर में हंसते खेलते देखना है। मम्मी से ही हमारा घर है, हमारा संसार है। रंजना जी सब सुन रही थी। उन्हें अपने निकम्मे बेटे पर प्यार आ रहा था। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। रात भर वो बिस्तर पर कराहती रहती और फिर रोली और जतीन ने अपना बिस्तर रंजना जी के कमरे में ही लगा लिया और रात भर उनकी सेवा में हाजिर रहते। जब भी उनकी कराहने की आवाज़ आती, दोनों तभी उठ खड़े होते और उनकी सेवा में लग जाते। ये देखकर उन्होंने कहा कि बेटा तू यहाँ कैसे सो सकता है,
अपने कमरे में जाकर सो जाओ तुम लोग। मम्मी जी, रात को आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम बंद कमरे में आपकी आवाज़ सुन नहीं पाएंगे, इसलिए हम यहीं पर सोएंगे। जब माँ बच्चे को बीमारी में अकेला नहीं छोड़ती है तो हम बच्चे आपको बीमारी में अकेला कैसे छोड़ दें। बचपन में हमें माँ की ज़रूरत होती है, तब आपको हमारी ज़रूरत है, तो हम आपको कैसे छोड़ दें। अपने बेटा और बहू रोली के मुंह से ये सुनकर रंजना जी शर्मिंदा हो गई। उनकी नज़रें शर्म से झुक गई। उन्हें अपने द्वारा किया गया गलत व्यवहार याद आने लगा। उन्होंने कभी भी जतिन और रोली को किसी लायक नहीं समझा। आज वही बेटा बहू लायक निकले। आज रोली और जतिन उनकी कितनी सेवा कर रहे हैं। जतिन कैसे भी करके उनका इलाज करवा रहा है। अपनी कम कमाई में भी वह माँ के इलाज और खान पान में कोई कमी नहीं आने दे रहा है। हितेन तो बस फ़ोन पर समाचार ले लेता था। पहले तो शनिवार और रविवार को भी उनसे मिलने आ जाया करता था, पर अब तो ऑफिस के काम का बहाना लेकर कन्नी काटने लगा था। आज रोली और जतिन की सेवा से रजनी जी धीरे धीरे अच्छी हो रही थी। वह अपने बेटा बहू के प्यार और देखभाल से स्वस्थ हो रही थी। उनमें नया जोश लौट आया था। फिर उन्होंने एक दिन हितेन को फ़ोन लगाकर कहा कि बेटा, मैं तुम लोगों के पास आकर रहना चाहती हूँ। तू मुझसे मिलने में आया भी नहीं। जैसे ही तेरे ऑफिस का काम ख़त्म हो जाएगा तू मुझे लेने घर आ जाना। अब मैं वहीं पर रहना चाहती हूँ। शहर में मेरा इलाज अच्छे से हो जाएगा और तू और माला तो मुझको कितना प्यार करते हो। हाँ मम्मी, क्यों नहीं, पर अभी मुझे ऑफिस के काम से टूर पर जाना है, तो मैं वहाँ से आते ही आपको ले जाऊँगा। यह कहकर हितेन ने फ़ोन रख दिया। तभी माला कहती है, अच्छा हुआ जो आपने मना कर दिया। तोहफे देना आसान है, पर बिस्तर पर उनकी सेवा करना कितना मुश्किल है। ये तोहफे तो मुझे मायके से मिलते हैं। जो पसंद नहीं आते मैं वो आपकी मम्मी को दे आती थी। मम्मी जी भी खुश हो जाती थी, मगर बिस्तर पर उनकी सेवा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरे बस की तो नहीं ये सब। इतने महंगे तोहफे दे देती हूँ वह काफ़ी है, वरना इतने महंगे तोहफे लेने की उनकी हैसियत ही नहीं है। तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने नहीं जाऊँगी। वैसे भी वो सब कुछ बेड पर ही करती हैं। पता नहीं भैया भाभी कैसे उस बदबूदार कमरे में सो जाते हैं। हितेन भी कुछ नहीं बोला और लैपटॉप पर अपने काम पर लग गया। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि मम्मी को कोई तोहफ़ा भेज देता हूँ, मम्मी खुश हो जाएंगी। वो ऑनलाइन तोहफ़ा भिजवा देता है। इधर रंजना जी की तबीयत में सुधार होने लगता है, पर वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती हैं। अभी भी बिस्तर पर लेटी रहती थी। रोली खुद उनकी सेवा करती थी। रंजना जी को समय से नहलाती थी, उनके कपड़े बदलती थी, सिर के बालों की मालिश करके चोटी बनाती थी, उन्हें रामायण और गीता के पाठ पढ़कर सुनाती थी, समय पर चाय नाश्ता खाना और दवाई भी दे देती थी। दिन भर उन्हीं के साथ में रहती थी। रंजना जी को भी अब महसूस होने लगा था कि छोटा बेटा और बहू तो बस सुख के साथी हैं। जो महंगे तोहफे देकर उनके मन में लालच पैदा करते थे, वो भी उनके झांसे में आकर अपने ही बड़े बेटे और बहू को गलत ठहराने लगी थी। माता पिता को तो बच्चों का साथ देना चाहिए, अपनापन चाहिए। सुख की घड़ी में बच्चे साथ दें और सेवा करें, यही तो सच्चा और असली सुख है। आज हितेन के दिए कुछ महंगे उपहार रखे हुए हैं, किसी भी काम के नहीं हैं, पर रोली और जतिन के सेवा भाव के कारण ही वो जिंदगी जी पा रही हैं। रंजना जी अपने किए गए बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा थी। उन्होंने फ़ोन करके हितेन और माला को बुलाया और जायदाद का बंटवारा की बात कही और कहा कि मुझे तुम लोगों को तोहफा नहीं चाहिए, ये तुम अपने साथ ही वापस ले जाना। जायदाद के बंटवारे के नाम से दोनों दूसरे दिन ही सुबह आ गए। रंजना जी समझ गई थी कि दोनों के मन में पैसों का भारी लालच है। तभी तो जो बेटे और बहू एक बार भी तबीयत पूछने नहीं आए, वही बेटे बहू जायदाद के लालच में खींचे चले आए और अपना हक भी जताने लगे। रंजना जी ने रोली और जतिन को भी बुलाया और कहा कि मैं अपनी जायदाद का बंटवारा करना चाह रही थी, तुम दोनों इधर आकर बैठो। मम्मी जी, आप जैसा उचित समझो कर दो। मुझे आपके लिए खाना बनाना है। दवाई लेते ही आपको तुरंत खाना खाना होता है। और रोली रसोई में चली जाती है। मम्मी, जैसे आपकी मर्जी, बाबूजी का कमाया हुआ पैसा है। और ये कहकर जतिन भी दुकान पर चला जाता है। तब रंजना जी दोनों को फटकारती हैं, तुम दोनों ने देखा, तुम्हारे जेठ जेठानी के मन में पैसों का बिल्कुल भी लालच नहीं है। उन्हें तो बस मेरी सेवा ही करनी है। मम्मी, मैं आपके लिए तोहफा लाई हूँ, माला ने देते हुए कहा। माला, अब मुझे समझ में आ गया है, ये तोहफे मुझे खुशी नहीं दे सकते, उन्होंने तोहफा फेंकते हुए कहा।
जब मुझे अपने बेटे और बहू से सेवा और पैसे की उम्मीद थी तब तो तुमने मना कर दिया। तुम 2 दिन भी ना मुझे रख सके और ना ही मेरे सेवा की। अब इस जायदाद पर तुम दोनों का कोई हक नहीं है। जब मुझे तुम लोगों की ज़रूरत थी तब तो तुम आए नहीं और जायदाद के नाम पर एक फ़ोन करते ही आ गए हो। मैं अपनी समस्त दौलत, घर, मकान बड़े बेटे जतिन और रोली के नाम कर रही हूँ। ये ख़ानदानी जेवर भी नहीं बटेंगे। उसे ही ये ख़ानदानी जेवर पहनने का हक है जिसने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया हो, जिसने दिन रात मेरी सेवा में एक कर दिया हो। पहले मैं लालची थी पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। बड़ों का बच्चे से आदर, सम्मान और प्यार ही चाहिए, बाकी ज़िंदगी गुजर जाती है। उन्होंने जतिन और रोली को बुलाया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया और हितेन और माला को घर से जाने को कहा। जिस दिन तुम दोनों दिल से मेरा सम्मान करने लग जाओगे उस दिन घर ज़रूर आना, मैं खुद तुम्हें प्यार दूंगी। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये आया कि हम तोहफा देकर मम्मी को खरीद लेंगे, उस दिन मेरे घर के और दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। माला और हितेन मुंह लटकाकर बोझल कदमों से चले जाते हैं। अधिकतर यही होता है कि पैसे वाले बेटे की माँ बहुत परवाह करती है और कम पैसे वालों की उपेक्षा करती है। सेवा भी दिल से जीता जा सकता है, उसके लिए पैसों की, तोहफों की कोई ज़रूरत नहीं है। हर माँ को चाहिए कि वो बच्चों को बराबर का